तुम अभी जिंदा हो, मरे नहीं? अक्काड़ पक्काड़ हॉरर शो। मेरा नाम दलजीत है। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वो डर बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आपने महसूस कर लिया तो शायद आप भी रात में अकेले घर से बाहर निकलने से डरने लगेंगे, खासकर उस दिन जिस दिन किसी की मौत हुई हो। उस्ताद, मैंने वो 30 पार 30 नंबर वाली गाड़ी ठीक कर दी और वो ट्रक वाला बोला कि पेमेंट अगले चक्कर में क्लियर कर देगा। अब बताओ इसका क्या करना है? दलजीत, मैं सोच रहा था कि तुम अभी घर चले जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना। क्यों उस्ताद, क्या हुआ? अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं, इतनी जल्दी क्यों? और अगर मैं अभी चला गया तो कल कितने बजे आऊँ? तो ऐसा कर, अब जा और कल सुबह 5 बजे से पहले आ जाना, क्योंकि तू भी जानता है ये गाड़ी पहले ही हमसे 2 दिन लेट हो चुकी है और हमें कल सुबह 10 बजे से पहले किसी भी हालत में इसे यहाँ से निकालना है। तो तू अभी निकल और कल जल्दी गैराज में आ जाना, या मैं और छोटू जितना हो सकेगा उतना कर लेंगे। मैं एक गैरेज में काम करता हूँ और मेरा घर वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। उस शाम मेरे उस्ताद ने मुझे जल्दी घर जाने को कहा क्योंकि अगली सुबह 5 बजे से पहले मुझे दुकान पर पहुँचना था। मैंने बाइक स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया, मगर मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि कुछ घंटों बाद मैं अपनी ज़िंदगी के उस डर को महसूस करने वाला हूँ जो आज भी मुझे रात में अकेले बाहर निकलने नहीं देता। मैं दुकान से अपने घर सही सलामत पहुँचने ही वाला था, तभी मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर मेरी बाइक अचानक रुक गई और जब मैंने ये देखने की कोशिश करी कि इसे क्या हुआ है तो मैंने पाया कि बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। अरे यार, बाइक का पेट्रोल अभी ख़त्म होना था और ऊपर से कल सुबह जल्दी निकलना है। अगर मुझे पहले पता होता तो रास्ते में ही पेट्रोल डलवा लेता। अब क्या करूं, क्या करूं? हाँ, ऐसा करता हूँ, घर तो पास ही है, बाइक को किसी तरह घर तक ले जाता हूँ, फिर खाना खाकर पैदल पेट्रोल लेने निकल जाऊंगा और इस बहाने थोड़ी शहर हो जाएगी। मेरे घर से पेट्रोल स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था, बस 15 से 20 मिनट का रास्ता था। इसलिए मैंने सोचा कि रात का खाना खाकर घर से पैदल निकल जाऊंगा और पेट्रोल किसी प्लास्टिक की बोतल में भरवा लूँगा, फिर बाइक में डाल दूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था, उस रात मैं पेट्रोल नहीं, एक आत्मा को अपने साथ घर ले आऊँगा। सिमरन, जल्दी से खाना दो यार, मुझे थोड़ा काम है। 1 मिनट, आई। सिमरन मेरी पत्नी का नाम है। वो मेरे लिए खाना लेकर आई और उस टाइम मैं फ़ोन देख रहा था। लो, कर लो बात। अब फोन में ही खो गए हो? हाँ, जल्दी से खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। और तुम कुछ कह रहे थे, कुछ काम है? इतनी रात को क्या काम पड़ गया तुम्हें? अरे हाँ यार, मुझे पेट्रोल भरवाने जाना है। बाइक में पेट्रोल नहीं है और हाँ, मुझे सुबह जल्दी उठा देना, गैराज में एक ज़रूरी काम है। मैंने खाना खाया और फिर मोबाइल में रील स्क्रॉल करने लगा। अरे इतना टाइम हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। अब क्या करूं, कल सुबह तो जल्दी निकलना है और कोई चारा भी नहीं है। चल भाई चल, ऐसे नहीं चलेगा वरना उस्ताद गुस्सा हो जाएगा। रील देखते देखते कब रात के 10 बज गए मुझे खुद भी पता नहीं चला। मैंने घर के कोने से एक प्लास्टिक की बोतल उठाई और चुपचाप घर से निकल गया। सर्दियों की वो रात थी और ऊपर से गहरा कोहरा। सड़क पर दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने जैकेट पहनी, मोबाइल निकाला, गाना लगाया और उसकी टॉर्च ऑन करके अंधेरे और कोहरे में एक अजनबी सफ़र की शुरुआत कर दी। मैं रोड पर अकेला चल रहा था और पेट्रोल पंप अब भी करीब 2 किलोमीटर दूर था। रास्ता एकदम सुनसान था, चारों ओर सन्नाटा और ठंड इतनी तेज़ थी कि हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। चलते चलते अचानक मुझे एक अजीब सी जलन भरी बदबू महसूस हुई। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कहीं से कोई प्लास्टिक जलने की गंध आ रही है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा वो गंध और भी तेज़ होती गई। अब मुझे एहसास हो चुका था कि ये कोई आम बदबू नहीं है, ये किसी जले हुए इंसानी शरीर की गंध थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। डर तो मैं उसी पल गया था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। और तभी करीब 10 कदम आगे मुझे सड़क के किनारे कुछ अजीब सा नज़र आया। ऐसा लगा जैसे ज़मीन से किसी का हाथ बाहर निकला हो।
वो हाथ पुराना झुलसा हुआ सा लग रहा था। मेरी सांसें रुकने लगी। मैं पत्थर की तरह वहीं जम गया। फिर भी हिम्मत करके मैं उस चीज़ के पास गया। जैसे ही मैंने उस चीज़ को पास से देखा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और डर के कारण मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। मैंने देखा एक औरत का शरीर वहाँ पड़ा था। उसकी आंखों पर जैसे कोई अजीब सी सूजन थी, बाल कुछ झुलसे हुए से लग रहे थे और हाथ एक अजीब सी मुद्रा में ऊपर उठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। ये सब देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। भागते वक्त मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरी बीवी की आवाज़ में मुझे कोई पुकार रहा हो। अजीत, कहाँ जा रहे हो? रुको, मुझे भी यहाँ से ले चलो प्लीज, बहुत डर लग रहा है। और जब मैंने वो आवाज़ सुनी तो मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई भारी काले धुएं जैसा साया मेरी तरफ बढ़ रहा हो। मैं घबरा गया। कभी गिरता कभी संभलता हुआ जैसे तैसे करता मैं घर पहुंचा। घर आकर मैंने कांपते हुए कंबल ओढ़ा और सोने की कोशिश की, लेकिन डर की वजह से नींद आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही मैं कंबल से अपना मुंह बाहर निकालता, वही अजीब सी जली हुई महक फिर से महसूस होती। डरते डरते मेरी आंखें बंद हो गईं और ना जाने कब नींद आ गई। दलजीत, आप अभी तक उठे नहीं? अंकल का फोन आया था, कह रहे थे कि आप कॉल नहीं उठा रहे। दलजीत, क्या हुआ आपको? अरे, आपको तो तेज बुखार है, आपने बताया भी नहीं। रुकिए, मैं पापा से कहती हूँ डॉक्टर को फोन करे और अंकल को भी बता देती हूँ कि आपको तेज बुखार है। जब मैं अगली सुबह उठा तो तेज बुखार ने मुझे पूरी तरह से जकड़ रखा था। पापा ने डॉक्टर को बुलाया और अगले 2 दिनों तक मेरा इलाज चलता रहा, लेकिन बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इस दौरान मेरे साथ एक और अजीब बात हो रही थी। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता, वही जली हुई सी महक फिर से महसूस होने लगती और ऐसा लगता जैसे हमारे घर के दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है और मुझे धीरे धीरे आवाज़ देकर बुला रहा है। अब डर मेरी हद से बाहर हो चुका था। आखिरकार मैंने अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया। उस रात मेरे साथ क्या हुआ था और अब क्या क्या हो रहा है। मेरी फैमिली ने ये सब सुनते ही मुझे हमारे गांव के एक पुराने बुजुर्ग के पास भेजा। उन्होंने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर मेरी धड़कन तेज हो गई थी। बेटा, वो एक अवशिष्ट छाया थी। मतलब जिस दिन अगर कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है, उस दिन उसकी आत्मा कुछ देर के लिए भटकती है और वो अपने उसी रूप में, जैसे वो दया हो, उस इंसान को दिखाई देती है जो अकेला हो, लेकिन तब तक वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक कोई इंसान उसकी आवाज पर ध्यान ना दे। मगर तुमसे गलती हो गई बेटा, तुमने उसकी आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देख लिया। अब वो तुम्हें तब तक परेशान करेगी जब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिलता। और जिस वक्त तुमने उसे पहली बार देखा था, वो हर रोज उसी वक्त आकर तुम्हें बुलाएगी। अगर तुम उसकी बातों में आ गए तो वो तुम्हें अपने साथ ले जा सकती है। बुजुर्ग की ये बातें सुनकर मैंने उनसे इसका हल पूछा। बाबा, अब मैं क्या करूं? इसका कोई उपाय है? बेटा, इसका एक हल है, लेकिन पहले ये बताओ, ये घटना किस दिन और कितने बजे की है? बाबा, ये सब शनिवार की रात लगभग 10:05 के बीच हुआ था और उसके बाद से हर रात मुझे लगभग 10 बजे के आसपास घर के बाहर से आवाजें आने लगती हैं। बेटा, तुम्हें एक जोखिम भरा कदम उठाना पड़ेगा। तुम्हें शनिवार की रात ठीक 10 बजे उसी जगह अकेले जाना होगा जहां तुमने उस आत्मा को पहली बार देखा था, और वो आत्मा तुम्हें फिर से दिखाई देगी। जब वो तुम्हें दिखे तो तुम्हें उसके पास जाकर ये चिट्ठी रखनी होगी। मैं तुम्हें एक लाल कपड़े में बांधकर चिट्ठी दूंगा।
जिसमें लिखा होगा, मैं कल फिर आऊंगा, हम बैठकर बात करेंगे, तुम मुझे अपनी कहानी सुनाना। इस चिट्ठी को तुम बस उसके पास रखकर बिना डरे और बिना कोई बात किए वहां से लौट आना। मैं तुम्हें एक तावीज भी दूंगा जिसे तुम्हें अपने हाथ पर बांध कर रखना होगा। इससे वो आत्मा तुम पर काबू नहीं पा सकेगी और ना ही तुम्हारे पीछे आएगी। मगर कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। जब तुम उसके पास जाओगे तो वो तुमसे बात करने की कोशिश करेगी, तुम्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाएगी ताकि तुम उसकी बातों में उलझ जाओ। पर तुम्हें बिल्कुल भी उसकी बातों में नहीं आना है और ना ही उससे कोई बात करनी है। वो तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगी। जब तुम वहां से निकलने लगोगे तो वो पीछे से तुम्हें आवाज देगी, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए पुकारेगी। लेकिन तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है और ना ही वहां से भागना है। बस वहां से शांति से निकल जाना है और सीधा अपने घर लौट आना है। और याद रखना, उस रास्ते से फिर कभी मत जाना, क्योंकि वो तुम्हारे इंतजार में वही बैठी होगी। बुजुर्ग की वो बात सुनकर मैं अंदर तक डर गया था। मन में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा था, मैं ये सब कैसे करूंगा? क्या मैं ये सब कर भी पाऊंगा? लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और शनिवार की रात ठीक 10 बजे मैं अकेला उस जगह पर पहुंच गया। वही जगह जहां मैंने उस आत्मा को पहली बार देखा था। शुरू के 5 मिनट तक वहां कुछ नहीं हुआ, सब कुछ शांत था। लेकिन 5 मिनट के बाद मेरी धड़कनें तेज होने लगी, क्योंकि वही अजीब सी महक फिर से हवा में फैलने लगी थी। फिर थोड़ी ही देर में मुझे वो लड़की दिखाई दी। वो थोड़ी दूर नहर के किनारे बैठी थी। उसका सिर उसके घुटनों पर था, जैसे कोई बहुत दर्द में हो और घुटनों में सिर छुपा कर रो रहा हो। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए, हिम्मत टूटने लगी थी, हाथ पैर कांप रहे थे और दिल तो मानो वहीं से भाग जाने को कह रहा था। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं डरते हुए कांपते कदमों से उसके पास गया और जैसे ही मैं उसके सामने लाल कपड़े में लिपटी चिट्ठी रखने लगा, उसने अचानक रोते हुए मुझसे कहा, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे मारा गया है। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं जानता था ये सब एक चाल है। मैंने हिम्मत से काम लिया और वहाँ से लौटने लगा। लेकिन तभी मेरे पीछे से आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई मेरे पापा की आवाज़ में पुकार रहा हो, मुझे अपने साथ ले चल बेटा, मैं भी यही हूँ। एक पल के लिए लगा कि पीछे मुड़ जाऊं, पर मैंने समझ लिया ये सब उस मायावी आत्मा का धोखा है। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाथ पर बंधे तावीज़ ने मेरा साथ दिया और मैं किसी तरह वहाँ से निकल आया। लेकिन आज भी मुझे एक डर हमेशा सताता रहता है कि कोई मेरे इंतज़ार में वहीं बैठा हुआ है। अगर मैं दोबारा उस रास्ते पर गया तो पता नहीं क्या होगा।